बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। अब वो सेंटर लेवल की हों या स्टेट लेवल की हों, जैसे KVS, NVS, DSSB, ये सब सेंटर लेवल की वैकेंसीज़ हो गई। और स्टेट लेवल पे यूपी टेट होता है, MP टेट होता है या यूपी का सुपर टेट होता है। इस टाइप की जो बड़ी वैकेंसीज़ हैं उनकी तैयारी हम लोग करते हैं। ठीक है, बहुत जल्द आपको TGT PGT लेवल की जो क्लासेस हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग 20 अगस्त 2023 को होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट के एग्ज़ाम की, CTET बोलते हैं, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो जो केंद्र लेवल का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारा होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षण हमारा होता है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सीटेट का ये पेपर है 27 दिसंबर 2021 को जो हुआ था। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने डिवाइड किया है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्ट 1 मतलब शुरू के 15 प्रश्न, और पार्ट 2 जब इसका लेकर आएंगे तो 16 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, ये जो 15 क्वेश्चन हैं शुरू के, ये 15 क्वेश्चन हमारे सीधे चैप्टर्स से होते हैं, किसी न किसी चैप्टर्स से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये हमारे बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट या बेस्ड ऑन पेडागोजी पर होते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। एक अच्छा सा चित्र लगा दिया हूँ ताकि आप समझ सकें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। देखिए, आपको एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है और जा कर के आप चैनल पे देख भी सकते हो कि उस टॉपिक का क्या नाम है। उस टॉपिक का नाम है वृद्धि और विकास। उस टॉपिक का क्या नाम है? वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। आप यूँ कह सकते हो कि एक ऐसी ग्लास है जिसका नाम है विकास, इसके अंदर एक छोटी ग्लास रखी हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। मतलब जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारा वृद्धि है, शारीरिक विकास को ही हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। आपको पता है विकास के कई रूप होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, फिर क्या होता है मानसिक विकास, फिर क्या होता है सामाजिक विकास, फिर क्या होता है संवेगात्मक विकास, फिर कैसा विकास होता है नैतिक विकास, फिर कैसा विकास होता है भाषा से संबंधित विकास। ये होते हैं हमारे विकास के पक्ष। इसमें सब अमूर्त हैं, एक मूर्त है जिसे देखा और तौला जा सकता है, मापा जा सकता है, वो है शारीरिक विकास। इसलिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं वृद्धि। ठीक, तो जिसे मापा तौला जा सकता है उसे हम मात्रात्मक कहते हैं, जिसे मापा तौला जा सकता है उसे हम मात्रात्मक कहते हैं। इट मीन्स वृद्धि हमारी मात्रात्मक है, एक निश्चित समय के लिए होती है, पूरे जीवन भर नहीं चलती है, निश्चित समय के बाद ये रुक जाती है। इसकी गति एक समान नहीं होती है, असमान गति होती है, कभी कम कभी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक चलती है। ठीक है, अब ये जो विकास के इतने पक्ष हैं, एक को छोड़ करके ये सारे विकास के पक्ष अमूर्त हैं, इन्हें महसूस किया जा सकता है, मापा या तौला नहीं जा सकता। इनके गुणों में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? गुणात्मक कहते हैं। ठीक, तो विकास के संदर्भ के अंतर्गत क्या आएगा वो देखते हैं। केवल गुणात्मक परिवर्तन ऐसा नहीं है, केवल मात्रात्मक परिवर्तन तो ऐसा भी नहीं है। हमने क्या कहा कि शारीरिक विकास मात्रात्मक भले है, लेकिन ये विकास का ही एक हिस्सा है। 1 2 3 4 5 6 6 हिस्से हैं ना विकास के। तो विकास तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो गया ना। मात्रात्मक भी हुआ इसकी वजह से, और इन पांचों की वजह से क्या हो जाएगा? गुणात्मक। तो जो विकास की प्रकृति है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। इसमें से आप सी वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। ठीक है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों ही विकास में सम्मिलित होता है। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न जिसको हमने सॉल्व करवाया। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। सबसे पहली बात आप समझिए, जो गामक कौशल होते हैं, जो हमारे गामक कौशल होते हैं, गामक कौशल, ठीक है,
गामक कौशल दो प्रकार के होते हैं। गामक मतलब क्रिया करने से संबंधित, ठीक है। गामक का मतलब क्रिया करने से संबंधित। एक होता है स्थूल गामक और एक होता है सूक्ष्म गामक, ठीक है। जो स्थूल होता है वो बड़े कामों को करने के लिए होता है, जो सूक्ष्म होता है वो छोटे कामों को करने के लिए। इट मीन्स जहाँ शरीर के दो या दो से अधिक अंग प्रयोग होते हैं उसे स्थूल गामक, जहाँ शरीर के किसी एक पार्ट का प्रयोग किया जाए उसे सूक्ष्म गामक क्रियाएं कहते हैं। तो इसमें सूक्ष्म गामक पूछा है। अब जब हम कूदते हैं तो पूरे शरीर का प्रयोग करते हैं, दौड़ते हैं पूरे शरीर का प्रयोग करते हैं, तैरते हैं पूरे शरीर का प्रयोग करते हैं। ये तीनों क्या हो जाएंगे? स्थूल गामक क्रियाएं। ये कैसी हो जाएंगी? स्थूल गामक क्रियाएं। लेकिन हमें करना क्या है? सूक्ष्म गामक। तो जो लिखना है ये हमारा सूक्ष्म गामक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। केवल उंगलियों का प्रयोग हम करते हैं। जहां हमने बताया एक अंग का प्रयोग करते हैं, शरीर के किसी एक बॉडी पार्ट्स का प्रयोग करते हैं, बॉडी पार्ट का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे सूक्ष्म गामक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। मतलब बहुत सेंसिटिव समय कौन सा होता है बच्चों के विकास का, है ना। सेंसिटिव मतलब जिस समय वो सब कुछ सीख रहे होते हैं। जैसे सिगमंड फ्रायड ने ये कहा कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो 5 वर्ष में बन जाता है। किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने ये कहा कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो 5 वर्ष में बन जाता है। इट मीन्स शुरू से लेकर के 5 वर्ष तक का जो समय है वो बड़ा संवेदनशील होता है, संवेदनशील होता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये पूछा है कि संवेदनशील का मतलब क्या होता है। संवेदनशील का पहला मतलब दिया गया है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का सबसे सही चरण। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। गर्भाधान से जन्म तक के विकासात्मक चरण, ऐसा नहीं है, संवेदनशील ये नहीं है। शैशवा से प्रारंभिक वयस्क अवस्था तक, इसे भी नहीं मानेंगे। और किसी, देखो ये जो पहला वाला है ना, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, मतलब जब कोई भी व्यक्ति हो, जब भी वो किसी बड़ी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, ज़्यादातर चीज़ों को सीखता है, वही संवेदनशील समय हो जाता है। संवेदनशील का मतलब किसी विशेष अवस्था से नहीं होता, ठीक है। तो किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं को, स्पेशल एबिलिटीज, क्वालिटीज़ को जब भी वो सीखता रहता है वही उसका संवेदनशील समय होता है। संवेदनशील कोई अवस्था नहीं होती जिसे हम डिटरमाइन कर सकें किसी विशेष समयावधि के द्वारा। ठीक है भैया, तो आपका ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो चौथा है वो है पीयर ग्रुप, मतलब जो हमारे समकक्षी समूह होते हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है, उनके बारे में कौन सा कथन हमारा सही है, उनके बारे में हमारा कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में उनकी अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस द्वितीयक सामाजिकरण में। ठीक है, ये जो हमारे समकक्षी होते हैं, क्लासमेट होते हैं, ये द्वितीयक सामाजिकरण में आते हैं। सही है, मित्र मंडली हमारी द्वितीयक इकाई के रूप में आती है, सामाजिकरण की द्वितीयक इकाई के रूप में आती है, लेकिन द्वितीयक सामाजिकरण के रूप में नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। दूसरा क्या है? बच्चों के सामाजिकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये तो कुछ सही लग रहा है, ये बिल्कुल गलत है। फिर क्या है? बच्चों के सामाजिकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, ऐसा भी नहीं है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह द्वितीयक सामाजिकरण का कारक नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। द्वितीयक सामाजिकरण में कौन कौन आता है? मित्र मंडली आती है हमारी, मतलब पीयर ग्रुप हमारे आते हैं। फिर क्या आता है? पड़ोस आता है। फिर क्या आता है? विद्यालय आता है। फिर क्या आता है सर? मीडिया आती है। ये सारे द्वितीयक समूह में आते हैं। फिर समाज आ जाता है। ठीक है, कोई विशेष समुदाय या सोसाइटी भी द्वितीयक इकाई के रूप में होती है, परिवार को छोड़ करके। ठीक, तो इसमें से चौथे के लिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। जो पांचवा प्रश्न है वो ये है कि कन्वेंशनल स्टेज कोहलबर्ग, ठीक है, आपने नैतिक सिद्धांत पढ़ा होगा, नैतिक विकास, है ना,
नैतिक विकास किसका? कोहलबर्ग का। कोहलबर्ग का आपने नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ा होगा, और ये भी पढ़ा होगा कि 3 स्तर और 6 उपभाग बताए गए। मतलब प्रत्येक एक स्तर में भाग या उपभाग जो आप कह लें, बात एक ही है। स्तर 3 हैं, प्रत्येक स्तर में 2-2 उपभाग हैं। 1, 2 पहले में, दूसरे में भी 1 और 2, और तीसरे में भी 1 और 2। इस प्रकार अगर हम जोड़ें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 उपभाग हो जाते हैं, और 1, 2, 3 स्तर हो जाते हैं। इन तीनों स्तर का नाम क्या है? पहले वाले का नाम है प्री कन्वेंशनल, ठीक है, जिसे हम पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत कहते हैं। दूसरा है कन्वेंशनल, जिसे हम रूढ़िगत या परंपरागत कहते हैं। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत कहते हैं। हमारा जो प्रश्न पूछा गया है वो दूसरे से पूछा गया है, कन्वेंशनल स्टेज से, मतलब इस अवस्था से पूछा गया है, कन्वेंशनल स्टेज से। ये कह रहा है कि कन्वेंशनल स्टेज में निम्नलिखित में से 4 उपभाग दिए गए हैं, 6 उपभाग होते हैं, 4 दिए गए हैं। इसमें से किसका संबंध कन्वेंशनल से है, मतलब इस वाले से है, दूसरे वाले से है। ठीक है, आइए देखते हैं। अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, ये इसका हिस्सा नहीं है। सार्वभौमिक नैतिकता इसमें आएगा तीसरे वाले में आएगा, जिसे हम उत्तर रूढ़िगत कहते हैं, उत्तर रूढ़िगत कहते हैं। फिर क्या है? अनुबंधन, नैतिकता, अधिकार एवं कानून, अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार, ठीक, और कानून। फिर क्या है? सामाजिक सरोकार और आत्मबोध, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। देखो, ये जो हमारा सार्वभौमिक नैतिकता है, ये हमारे तीसरे का पहला है। अनुबंधन, नैतिकता, अधिकार, कानून, ये तीसरे में ही आएगा। जो अनुदेशन उद्देश्य वाला है, ये हमारा पहले में आता है। दूसरा क्या है? सामाजिक, कानून व्यवस्था को मानना, हमारा दूसरे वाले में आता है। दूसरे वाले के पहले का नाम है गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल की भावना इसी अवस्था में आती है, पहले उपभाग में। दूसरे स्तर के पहले उपभाग में, दूसरे स्तर के दूसरे उपभाग में हमारा कानून व्यवस्था और आज्ञा पालन, कानून व्यवस्था को मानना हमारा गुण होता है। तो इसलिए हम इस पे कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? डी वाला टिक लगाते हैं कि 5वें का हमारा कौन सा सही है? डी वाला सही हो जाता है। ठीक, अब आप देखिए, समायोजन घटित होता है। देखो, यहाँ पे हम और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है अभी। फिर तीनों स्तर के नाम लिखें हम, फिर उनके उपभागों के नाम लिखें, तो बहुत समय हमारा जाएगा। इस चैप्टर को आप गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जा करके कोहलबर्ग को हमने पढ़ाया है, वहाँ आप जा करके इसे देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है भैया, आइए 6वां प्रश्न क्या है? समायोजन घटित होता है। समायोजन मतलब एकोमोडेशन। एकोमोडेशन है क्या, पहले आप वो समझ लो। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। किसने दिया? जीन पियाजे ने। और इसने स्कीमा की बात की, ठीक है, इसने संगठन की बात की, ठीक है, इसने अनुकूलन की बात की। अनुकूलन के इसने 2 हिस्से बताए, एक को आत्मसातीकरण कहा, आत्मसातीकरण, और एक को इसने समाविष्टीकरण कहा। क्या कहा? समाविष्टीकरण, या इसी को क्या कहा? समायोजन। समाविष्टीकरण या समायोजन कहा। हमारा प्रश्न कहाँ से है? ठीक है, समायोजन, एकोमोडेशन, है ना। आत्मसातीकरण को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। और इसे समायोजन को या समाविष्टीकरण को क्या कहते हैं? हम एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन है क्या? आइए वो देखते हैं। समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। बच्चे अपने स्कीमा मतलब जो उनका पुराना अनुभव है, स्कीमाओं को
असंबंधित खंडों में बांट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसे भी हम एकोमोडेशन नहीं कहते हैं। देखिए एकोमोडेशन है क्या, मैं आपको बता दूं, जब हम पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान एक साथ कर लें, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान एक साथ कर लें तो उसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे आपकी मम्मी ने ए बनाना सिखाया था, फिर आपके मैडम ने ऐसे ए बनाना आपको सिखा दिया, तो दोनों को आपने एडजस्ट कर लिया, इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। लेकिन समायोजन क्या है? समायोजन मतलब पूर्व ज्ञान को हटाकर या पूर्व ज्ञान के आधार पर, मतलब ये होगा नहीं, उसी की जगह पर नवीन ज्ञान स्थापित करना। उसी की जगह क्या स्थापित करना? नवीन ज्ञान। इसे हम क्या कहते हैं? समायोजन। जैसे आपको स्वरों की संख्या 13 पढ़ाई गई हो, लेकिन फिर आपको स्कूल में पढ़ाया जाए कि मूल स्वर 11 ही होते हैं, अब आप इसको हटा करके अपने दिमाग में इसको रख लेते हो। तो देखिए क्या कह रहा है कि बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा मतलब अनुभवों में परिवर्तन करके नए अनुभवों को, अभिप्राय को समझते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, समायोजन का मतलब पुराने अनुभव के आधार पर नए अनुभव को प्राप्त करना, लेकिन पुराने अनुभव को हटा करके। ठीक है, पुराना अनुभव उसमें रहेगा नहीं, ठीक, उसमें परिवर्तन कर देना है। आइए 7वें नंबर पे आते हैं। 7वां नंबर क्या कहता है? एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। कितने फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं? 16। 5 वर्ष का है, उसको 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। 1 मिनट। 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है ना, दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। ठीक है, 12 नीले रंग के हैं, नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक है, तो बच्चे ने उत्तर दिया कि नीले फूल के रंग अधिक है, वो अधिक हैं भी। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी क्रमबद्धता, दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण हासिल नहीं कर पाया है, सकर्मक अनुमान, तो इन सब बातों की बात तो जीन पियाजे ने किया नहीं है, प्रतिज्ञाप्त चिंतन ऐसा भी नहीं किया है, इसी 2 में लगाना है, क्रमबद्धता और श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। देखो अगर उसको हम ये कहते कि तुम किसी चीज़ को सीरीज में लगाओ तो ये हमारी क्रमबद्धता हो जाती। अगर ऐसा वो ना कर पाता तो क्रमबद्धता लगा देते। लेकिन 16 फूलों के चित्र दिखाए गए, 4 लाल और 12 नीले, मतलब एक क्रम में रखे गए हैं। ठीक है, अब उसको वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो श्रेणीबद्ध वर्गीकरण दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। इसमें आप क्या लगाएंगे? श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। इट मीन्स अभी ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक की विशेषता होती है कि जो वो श्रेणीबद्ध या क्रमबद्धता ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता है, बल्कि मूर्त संक्रियात्मक में जब वो 7 से 11 वर्ष का होता है तो ये सारे काम कर लेता है, गणितीय संकल्पनाओं को भी अपने पास दक्षता रख लेता है। ठीक है, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। ठीक, ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि प्रश्न में तो उसने सही जवाब दिया है। हो सकता है यहाँ पे उसका जवाब लाल रहा हो, तो बच्चे ने उत्तर दिया नीले फूल अधिक हैं। मान लो लाल कहा हो, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। चलो अभी फिलहाल आपको यही लगाना है, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण अभी वो नहीं सीख पाया है, दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। लेकिन जवाब तो सही दिया है, तो क्यों नहीं कर पाया है? फिलहाल चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग देख लेंगे और अच्छे से। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती हैं। मतलब एक अध्यापिका हैं जो ये कहती हैं कि आपस में मिलकर के
अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मिलजुल करके सहयोग की भावना से पढ़ो। कराकर, सहारा देकर अध्यापन करती हैं, ठीक है, ओके। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? देखो, जहाँ पर भी सामाजिक भावना की बात करेगा, ठीक है, एक दूसरे से सहयोग की बात करेगा, आपसी मेल मिलाप की बात करेगा, वहाँ आप केवल एक व्यक्ति का नाम लेना, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की। तो देखिए, वाइगोत्स्की का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, कि बच्चे के अधिगम में समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसा कौन कहता है? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। समाज और संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए इसने अपने सिद्धांत का नाम क्या रखा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसने अपने सिद्धांत का नाम क्या रखा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। 9वां प्रश्न क्या है? प्रगतिशील कक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। मतलब पाठचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। किसके उद्देश्य को महत्व देते हैं? रटंत स्मृति, सत्ता के प्रति अनुकूलन, आलोचनात्मक चिंतन, या प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास, ड्रिल। देखो, सतत अभ्यास और ड्रिल को बहुत सपोर्ट आपको नहीं करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रटने पे भी नहीं बल देना है, और सत्ता के प्रति ऐसा कुछ भी नहीं है। आलोचनात्मक चिंतन डेवलप करना है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब, आलोचनात्मक चिंतन का मतलब बच्चा स्वयं से अपनी समस्या का समाधान कर सके, ठीक। आइए अब 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? मतलब ऐसी कौन सी बुद्धि का प्रकार है जो खुद को पहचान लेता है? आपको मैंने बताया था, जब इंटरपर्सनल होगा तो दूसरों को पहचानेगा, इंट्रापर्सनल होगा तो खुद को पहचानेगा। अंतः वैयक्तिक बुद्धि जब होती है तो व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से पहचानता है, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 11वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां नंबर यह कहता है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब क्लास में पेंटिंग हुई हो, ABCD लिखी हो, 1 2 3 4 लिखा हो, ऐसे करके। ये है हमारा पहला स्टेटमेंट, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब ऐसे जो वातावरण होते हैं हमारे आसपास में, वो भाषा विकास को अच्छा करते हैं, मतलब मजबूत कर देते हैं, क्योंकि वहाँ चित्र बने होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो आई थिंक ए और बी दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो 11 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम 12वें नंबर की ओर, ठीक है, चलते हैं। देखिए 12वां क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न हमारा ये है कि ब्लैंक शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। आपको मैं बता दूं कि आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं सामाजीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं? समाजीकरण और लैंगिक भेदभाव, और लैंगिक मुद्दे या भेदभाव, जो भी आप समझें, ठीक है। लैंगिक मुद्दे में आपको 2 शब्द पढ़ने हैं, एक लिंग और एक जेंडर, ठीक है। जो लिंग है ये जैविक है, जन्मजात है, वो वंशानुक्रम है, वंश से संबंधित है। जेंडर जो है ये समाज की देन है, इससे हम पुरुष और महिला के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ लिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या रखूँ? लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, ठीक है, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति में पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सेक्स एंड जेंडर। सेक्स एंड जेंडर इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जेंडर और लैंगिकता नहीं, जेंडर और लिंग नहीं। जैविक कौन है? जैविक है हमारा लिंग, नहीं तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन पहले लिंग को रखेंगे हम, क्योंकि वो जैविक है, वंशानुक्रम है, जन्मजात है, ठीक। आइए 13 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि बहुभाषी कक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? एक ऐसी कक्षा है जिसमें कई प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, कई प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहला है
कि स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में संवाद कर सके। बहुभाषी है तो एक भाषा को महत्व दिया जा रहा है पहले ऑप्शन में। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसका उपयोग करने में उन्हें आसानी हो। यहाँ लचीलापन दिख रहा है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है, यहाँ पे लचीलापन दिख रहा है। सो आपको बी वाला ऑप्शन सही लगा देना है, लेकिन पढ़ना है और आगे। शिक्षक को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए, कट कर दीजिए। स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में ही सभी का मूल्यांकन होना चाहिए। यहाँ रिजिड है, यहाँ लचीलापन नहीं है, तो इसे भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत मतलब रिजिड, एकदम बिल्कुल लचीलापन इसमें होने वाला नहीं है। मानकीकृत का मतलब एकदम स्टैंडर्ड, रिजिड, जिसमें कोई भी लचीलापन देखने को नहीं मिलेगा। तो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई चीज़ रिजिड है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो अपसारी चिंतन नहीं है वहाँ पर। वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित हैं। मानकीकृत है, रिजिड है, इसका मतलब सख्त है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित, जब रिजिड है, मानकीकृत है, तो ऐसा गुण उसमें नहीं पाया जाएगा। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है, बिल्कुल नहीं। वो उनका मानना ये है कि एक ही मानक पे सभी बच्चों को खरा उतरना है। ठीक, तो इसमें कौन सा है? सख्त ढांचों और संरचनाओं पर आधारित हैं। ठीक, ओके। अब हम 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? अधिगम के लिए आकलन मतलब जब हम पढ़ चुके हों तो नहीं। अधिगम का आकलन मतलब पढ़ने के बाद, साल भर के बाद। अधिगम के लिए मतलब पढ़ने के दौरान हम देखें कि क्या समस्या आ रही है, किस तरीके से तुम सीख रहे हो, इत्यादि चीज़ों को। तो सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, ऐसा नहीं है। अधिगम के लिए आकलन ये नहीं है। फिर क्या है? बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, मतलब बच्चे कितना कॉन्सेप्ट अपने बुद्धि में, अपने इंटेलिजेंस में, अपने बुद्धि में चित्रित कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, रोज उसको देखना क्या कहलाता है? अधिगम के लिए आकलन। बिल्कुल सही है। मानकीकृत परीक्षण नहीं करना है। अधिगम के लिए आकलन मतलब जब हम क्लास में पढ़ा रहे हों उसी समय हम आकलित करें कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, कितना कॉन्सेप्ट बना पा रहे हैं, कितना अपने मस्तिष्क में चीज़ों को सेव कर पा रहे हैं, इत्यादि प्रश्नों पे। केवल रटने पे बल देना, प्रत्यक्ष मतलब रटना, बार बार दोबारा रिकॉल करना। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो जाते हैं। हमारा 15 का बी वाला ऑप्शन क्या होता है? सही हो जाता है। ठीक, तो आपने देखा कि 27 दिसंबर वाले प्रश्न पत्र के पार्ट 1 को, जो 1 से 15 तक था, उसको हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में 27 दिसंबर के पेपर का पार्ट 2, इट मीन्स पेडागॉजी वाला सेक्शन लेकर के आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, सेंटर लेवल की टीचिंग पर ज़्यादा फोकस करिए। सीटेट क्वालिफाई होगा तो ही आप सेंटर लेवल की टीचिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे। KVS हो, NVS हो, DSSB हो या EMRS की वैकेंसीज हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।